हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में। इसमें आज हम हिंदू एनालिसिस 17 जुलाई 2023 की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी टॉपिक को। सबसे पहले जैसे कि हम लोग मैपिंग का क्वेश्चन लेते हैं। मैपिंग के क्वेश्चन में आज के जो हमारी मैपिंग के जो क्वेश्चन है उसमें यमुना रिवर के बारे में हमने बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम गंगा रिवर को भी देख लेंगे। ठीक है, अब अगर बात की जाए, स्पेशली मैं यमुना रिवर की बात करूंगा और गंगा रिवर को मैं अगले किसी और वीडियोस में जो है इसमें इंक्लूड करूंगा। देखिए, यमुना रिवर क्यों इस टाइम पे न्यूज में है, क्योंकि आप देख रखे हो कि दिल्ली में इस तरह से बाढ़ जो है वो आ रखा है। ठीक है, मतलब पानी जो जल भराव है वो हो रखा है, जिसके कारण से गंगा जो यमुना जो है नदी जो है वो आपका एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में आने की चांसेस बन सकते हैं। तो इसमें यमुना जो है कहां से निकलती है, यमुनोत्री से। ठीक है, यमुनोत्री से निकलती है। और उसके बाद अगर हम इसके रिवर्स की देखें, जो इसके ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें कौन कौन से हैं, आपके चंबल ट्रिब्यूटरीज है। और चंबल की जो ट्रिब्यूटरी है वो बानस है, काली सिंध है और पार्वती है। ठीक है, और अब उसके बाद अगर आगे की बात करें तो सिंध है यमुना की, बेतवा, धनसान, केन, यहाँ टोन्स आता है, टोन्स या तामसा भी कहते हैं। और सोन रिवर जो है वो क्या है आपके जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है बनते हैं। अगर यमुना की बात करें, एक्चुअली सोन जो है और जो टोन्स है वो यमुना के नहीं बनते, एक्चुअली वो गंगा के बनते हैं। यमुना की यहीं तक ही खत्म हो जाती है, इसीलिए ये दोनों को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है तो टोन्स और सोन आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो यमुना के जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो कौन कौन से, चंबल, सिंध, बेतवा, धनसन और केन, ये 5 जो है रिवर जो है इसके ट्रिब्यूटरीज है। और बाद में फिर ये कहां पे मिल जाती है, आपके गंगा रिवर से मिल जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। आज की जो पहली न्यूज है, क्या बताया जा रहा है, कॉमनली फाउंड सिकाडा स्पीसीज सेड फॉरेन टैग टू एम्बेरस इंडियाज आइडेंटिटी। क्या बताया जा रहा है, देखिए आप ये जो फिगर देख रहे हैं, इमेज जो देख रहे हैं वो है सिकाडा स्पीसीज है। ठीक है, और ये इंडिया में इस टाइम पे ज्यादा अमाउंट में मिल रहा है। ठीक है, यानी कि जो सदर्न एरिया है, सदर्न इंडिया है, सदर्न पार्ट के एरिया में क्या है, ये ज्यादा आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो इंडिया ने क्या किया है, इसको अपने ही नाम पे, इससे एम्बेरस होके इससे क्या कर दिया है, अपने ही नाम पे रख दिया है। इसका नाम क्या रखा है, पुराना शिवेड़ा। ठीक है, इन्होंने इस नाम को क्या किया है, शिवेड़ा जो है एक मलयालम नेम है, उसका यूज जो है किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बस न्यूज यही थी कि इसका नाम जो है आपको पता रहना चाहिए, और ये कहाँ पे है, कहाँ पे मिले हैं, आपके साउथ इंडिया की तरफ जो है ये मिले हैं। ठीक है, ये चीज इसमें बता रहा है। अगर इसकी बात करें कि ये हमारे लिए किस लिए फायदेमंद है, ये एक इंडिकेटर की तरह भी काम करता है, जिसमें क्वालिटी ऑफ सॉइल और वेजिटेशन के बारे में बताता है, यानी किस तरह के पेड़ पौधे जो हैं यहाँ पे होंगे, इस तरह की चीजों को क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, चाइना इवेंट्स रेज कंसर्न ओवर इंडिया ओनली एप। क्या बताया जा रहा है, जो इंडिया में एप है, और एप यहाँ की जो बात की जा रही है, हुलॉक गिब्बन्स की बात की जा रही है। ठीक है, जो अगर बात की जाए कि ये सबसे छोटा होता है और फास्टेस्ट एप होता है। कैसा होता है, छोटा होता है और फास्टेस्ट एप होता है। ठीक है, और यहाँ पे चाइना कहीं ना कहीं कंसर्न जता रहा है कि इंडिया में केवल एप जो है वो बचे हुए हैं, वो इस चीज पे कंसर्न जो है जता रहा है। और अगर बात की जाए हुलॉक गिब्बन्स की, वो इंडिया में कहाँ पे है, आपके नॉर्थ ईस्ट की तरफ बताया जा रहा है, और उनमें से एक जो है इज वन ऑफ 20 स्पीसीज गिवन ऑन अर्थ, कि 20 में से एक स्पीसीज जो है वो अर्थ में सर्वाइव है। ठीक है, अगर एक एस्टिमेट बात की जाए तो गिवन जो है कितने हैं, 12,000 की बात की जा रही है, और ये रिस्क पे है कि ये एक्सटिंक्ट ना हो जाए। और बात की जाए 1990 की, तो गिवन की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रहा था, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा था, धीरे धीरे क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, इनको किसी तरह से सेविंग करना चाहिए। और ये ज्यादातर अगर पाए जाते हैं कहाँ पे, आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखा जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। अब संख्या कम होने का रीजन क्या है, रीजन है सबसे पहली चीज तो आपकी जो डिफोरेस्टेशन, दूसरा कहा जाए तो क्लाइमेट चेंज। तो इन दोनों के वजह से ज्यादा इफेक्ट जो है यहाँ पे बढ़ रहा है। तो
यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे इनको कहीं ना कहीं सेविंग करना चाहिए और कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो कि इनको एक कंजर्वेटिंग स्टेटस जो है वो मिलना चाहिए, यानी कि इनको एक स्टेटस मिलना चाहिए ताकि ये सेव हो सके। ठीक है, और इनको हमें क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए एशिया की यूनिक नेचुरल हेरिटेज, सिंगिंग गिव अप and their habitat by promoting participation, conservation policy, legislation के थ्रू और एक्शन के थ्रू हमें क्या करना चाहिए, इनको सेफगार्ड जो है करना चाहिए। ठीक है, इस चीज की यहाँ पे बात की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो चीता। चीता जैसे कि मैंने लास्ट के पिछले क्लास में बताया था कि चीता जो है एक आपकी डेथ कर गई है, एक या दो चीता जो है डेथ कर गई है। ठीक है, यहाँ पे एडवाइजरी जारी हुआ है कि चीता को जो है आप मेडिकल रिव्यू के अंदर जो है रखो ताकि जो डेथ है उसके बारे में पता लग सके। अगर यहाँ पे बात की जाए, एक कोलार, रेडियो कोलार डैगलिंग उनके गले में बांधा जाता है जिससे कि इनडायरेक्टली जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उनके बारे में जो है पता लगता है। तो यहाँ पे भी उसी के बारे में पता लग गया है और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है जो ये बीमारी हुई है एक पैरासिटिकल इन्फेक्शन की वजह से हुई है, लेकिन ये इन्फेक्शन जो है मोस्टली इन लोगों को नहीं होता है। इस चीज पे भी बात चल रहा है। लेकिन अब हमें बात करनी है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है इस चीज में। सबसे पहली चीज तो अगर हम बात करें हैबिटेट प्रॉब्लम, क्या ये हैबिटेट सुटेबल है किसी भी जो भी चीता आपने दूसरे देश से लाए हो उसके लिए सुटेबल है, तो ये पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा, क्या क्लाइमेट चेंज का इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है बार बार उसके वजह से कि इनके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तीसरी, एडवांसमेंट, आप टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का कितना यूज कर रहे हो इनको प्रोवाइड करने में, इनको सर्वाइव कराने में, इनको देखरेख करने में। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पे इंपॉर्टेंस हो जाती है जिससे आप क्या करते हो, इन प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा, टैकल करना पड़ेगा, इन प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, बारीकियों से समझना पड़ेगा कि क्यों इस तरह से हो रहा है। क्योंकि हमने चीता 20 ही तो लाए हैं और 20 को हम लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर कोई पॉलिसी में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि इस तरह के जो है प्रॉब्लम जो मिल रहे हैं। क्या इनको एक और प्रॉब्लम भी आता है, सफिशिएंट अमाउंट में फूड क्या मिल पा रहा है, सफिशिएंट अमाउंट की फूड जो है क्या इनको मिल पा रहा है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क जो है बना रहता है। और इन सारी चीजों को हमें क्या करना चाहिए, एक सोचना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए और साथ ही साथ एक वे फॉरवर्ड निकालनी चाहिए कि कैसे हम लोग चीता को जो है सेफगार्ड कर सकते हैं। हम इनके लिए अलग अलग जो प्रोविजन है, अलग अलग, जैसे कि इनको फूड की अगर एबिलिटी नहीं है, सफिशिएंट फूड नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, फूड की जो प्रोवाइड है वो करा सकते हैं। हैबिटेट को क्या करना चाहिए, निरंतर हमें क्या करना चाहिए, लगातार उसकी असेसमेंट करना चाहिए कि ये हैबिटेट उसके लिए सुटेबल है या नहीं है। तो उस चीज को इंटरफेरेंस, जो ह्यूमन और एनिमल की इंटरफेरेंस जो है उसको भी क्या कहते हैं, कम करना चाहिए, जिससे कि एनिमल जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस हो। और वहां पे देखिए, एक एनिमल अगर कोई भी रिप्रोडक्शन करता है तो वो सबसे पहले ये देखता है कि कहाँ पे हमें सेफ जगह जो है मिलेगा। अगर सेफ जगह उसको नहीं मिलेगा तो वो रिप्रोडक्शन करने से भी पीछे हटेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें बताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट सेटअप न्यू पैनल टू रिव्यू ऑल एनएसओ डाटा। क्या बताया जा रहा है, जो एनएसओ की डाटा है, पहले गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक कमेटी बनाया था कि एनएसओ जो है, एनएसओ की जो डाटा है, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की जो डाटा है, उन सारे डाटा को क्या करेगा, रिव्यू करेगा। और रिव्यू करने के बाद सिर्फ किसको, जो इकोनॉमिक डाटा सेट्स है उनको सबसे पहले रिव्यू करने की बात की, सिर्फ उन्हीं को। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, थोड़ा सा इसके पैनल में चेंजेस किया गया और चेंजेस करने के बाद यहाँ पे ये क्या करेगा, सर्वे भी करेगा, आइडेंटिफाई भी करेगा और डाटा गैप्स को कहीं ना कहीं उसको भी बताएगा। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस तरह के एक नया पैनल जो है बनाया। अब अगर आपको पैनल जानना है तो पैनल के नाम याद रखना, प्रणब सेन जो है, इसके जो फॉर्मर चेयरमैन थे नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के, उनको उनके नाम पे ये क्या रखा गया, पैनल का नाम जो है रखा गया है। अब ये पैनल क्या करेगी, ये करेगी एक इनके फ्रेमवर्क को रिव्यू करेगी और रिजल्ट करेगी, जितने भी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के सर्वे जो हुए हैं उनको कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट को क्या करेगी, रिव्यू करने का काम करेगी। ठीक है, और पहले ये सेटअप कब किया गया था, 2019 में किया गया था। अब जो है इसको चेंज करके जो डाटा क्वालिटी की इश्यूज वगैरह है उन सब चीजों को क्या करना, आइडेंटिफाई करना और उसमें सॉल्यूशन देना, उसके सर्वे को देखना और उनकी जो गैप्स है उनको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करना और उनको बेटर वे से एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। ठीक है, अगर हम बात करें
कि सर्वे जो हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, उस चीज को भी ये देखेगी, ठीक है ना। और जो भी गैस वगैरह है, स्ट्रेटेजी वगैरह है, उसको भी देने का काम जो है ये करेगा, ठीक है। तो ये पूरी आर्टिकल है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सैफ्रॉन और HAL, जैसे कि आपको पता है सैफ्रॉन कहाँ की है, फ्रांस की, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कहाँ की है, इंडिया की है। इन दोनों ने क्या किया है, जो कि अभी फ्रांस और इंडिया की जो बातचीत हुई है कि इंजन बनाने की, जो आपके नेवल इंजन बनाने की, स्पेसक्राफ्ट इंजन बनाने की, तो उसको कहीं ना कहीं उसकी फॉर्म्स को सेटअप करने की बात की है। उन्होंने कहा है कि हम जो मल्टी रोल चॉपर है उसको 2024 से पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो फॉर्म्स है उसको स्टेब्लिश कहाँ पे करेंगे, बेंगलुरु में करेंगे, जहाँ पे आपकी जो है चॉपर्स वगैरह जो है, इंजन वगैरह जो है बनाए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे, एक सबसे पहले तो आपको सैफ्रॉन और HAL जो है स्टेब्लिश कर रहे हैं कहाँ पे, बेंगलुरु में। ये 1 नंबर के वन लाइनर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए, और ये क्या होगा, एक ज्वाइंट वेंचर होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। ज्वाइंट वेंचर होगा किसका, फ्रांस और इंडिया का, ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, आपकी बेनिफिट जो है वो क्या होगा, सबसे पहले तो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो कहीं ना कहीं इंडिया में आएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा, इन्वेस्टमेंट भी क्या आएगा, इंडिया में एंटर होगा। साथ ही साथ जो न्यू टेक्नोलॉजी है उनका सर्विसिंग, रिपेयरिंग, इन सब चीजों को भी खर्चा लगता है, वो भी सारी चीजें कहाँ पे एस्टेब्लिश होंगे, इंडिया में होंगे, ठीक है। और जिससे इंडिया की जो आपकी डिफेंस सेक्टर है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता हुआ दिखेगा, डिफेंस जो सेक्टर है वो भी स्ट्रांग होता हुआ दिखेगा। आगे आपको मैं बताऊंगा किस तरह से फ्रांस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है इंडिया के लिए, कैसे उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन को, यानी कि हमारी बायलैटरल रिलेशन को, अलग जो हम यूरोपियन कंट्रीज है उनसे कैसे अलग देखते हैं फ्रांस को, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बताया जा रहा है लाइटिंग इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर, लाइटिंग जो है नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ऐसा सेंटर ने कहा है। क्यों, क्योंकि जो बिहार है और आपके और एक स्टेट जो इसमें बताया जा रहा है बंगाल, बिहार और बंगाल, इन दोनों ने क्या किया है कि बताया है कि जो लाइटिंग है एक नेचुरल डिजास्टर के तौर पे जो है अप्लाई किया जाए, और इसको जो है अगर जो इसके विक्टिम्स होते हैं उनको भी कंपनसेट किया जाए, किससे, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड पे, यानी कि SDRF में इनको फंड किया जाए जो इससे विक्टिम्स है, जो इनके विक्टिम्स है, ठीक है। अब SDRF में क्या होता है, 75% जो है सेंटर जो है इसमें पूल करता है और 25% जो है आपका स्टेट पूल करता है, यानी कि 75% जो पैसा है वो सेंटर देता है और 25% जो है वो आपका स्टेट देता है, जिससे कि ये SDRF की जो चीजें है चलती है। लेकिन यहाँ पे सेंटर ने साफ साफ मना कर दिया कि जो ये डेथ होते हैं लाइटनिंग के कारण से, ये क्या है आपका नेचुरल डिजास्टर के अंदर जो है नहीं आता है, ठीक है। ये आपके क्या है, ये सडनली होने वाले काम है, तो ये नेचुरल डिजास्टर में नहीं आते, ठीक है। इस चीज को बताया, और साथ ही साथ बताया कि आप एक एडवाइजरी वगैरह जो है जारी कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो है इंडिया ने जो है बहुत सारे टेक्नोलॉजी जो है लगा रखे हैं, ताकि जो लाइटनिंग इफेक्ट है उसको क्या कर सके, कैप्चर कर सके, यानी कि लाइटनिंग कब गिरने वाली है उस चीज को बता सके। तो इंडिया में इस तरह की भी फैसिलिटीज जो है मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी है। तो इंडिया कह रहा है, यानी कि सेंटर कह रहा है, तो आप इस टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए और इनको पहले प्री इन्फॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो प्रिकॉशन मेजर्स जो है वो ले सके, और साथ ही साथ गाइडलाइंस भी प्रोवाइड कराइए कि किस तरह से हम जो है लाइटनिंग से बच सकते हैं। इस चीज को भी यहाँ पे सेंटर ने जो है बताया है, ठीक है। अगर हम डाटा की बात करें कुछ, ऑन जून 25-23 मोर देन 100 पीपल डाइज होती है सिंगल डेज आफ्टर देयर वे स्टक लाइटिंग से, यहाँ पे बताया जा रहा है इस कुछ डाटा के हिसाब से। अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से डाटा को देखा जाए तो यहाँ पे 2880 पीपल जो है डाई कर रहे हैं, कहाँ पे, लाइटनिंग स्ट्राइक से 2021 में। अगर वो डेथ की बात की जाए, 40% ऑफ ऑल एक्सीडेंट कॉज बाय फोर्स ऑफ नेचर, यानी कि नेचर के फोर्स के द्वारा ही हो रहा है, ये चीज बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए, जो लाइटनिंग सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करना पहले जरूरी है कि जो लाइटनिंग है वो किस एरिया को ज्यादा इफेक्टिव कर रहा है। जैसे कुछ एरिया यहाँ पे बताया गया है, MP बताया गया, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बिहार,
इन सब एरिया में क्या है, ज्यादातर आपके लाइटनिंग इफेक्ट जो है देखने को मिलते हैं। तो यहाँ जो है जो आपको टेक्नोलॉजी है वो क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। यानी कि डिजास्टर जो नेशनल प्लेटफॉर्म है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कॉन्फ्रेंस, इन्होंने भी ये चीज को बताया है कि जो डिपार्टमेंट है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो कहीं ना कहीं प्री इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, वो अर्ली वार्निंग जो है प्रोवाइड करे, जिससे कि लाइटनिंग जो है वो उसको हम लोग क्या कर सके, बचाव कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। PSLV C56 टू लिफ्ट ऑफ 7 सैटेलाइट। अब देखिए हमने अभी चंद्रयान को मिशन को लॉन्च किया। अब इसके बाद एक और अनाउंसमेंट की जा रही है कि आपके जो PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है C56 को क्या करेगा, वो लेके जाएगा, मिशन जो है एग्जीक्यूट करेगा। कहां से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। कब करने की बात की जा रही है, जुलाई 26 की बात की जा रही है, जुलाई 26 की बात की जा रही है, जिसमें 7 सैटेलाइट्स को क्या होगा, 7 सैटेलाइट्स को क्या होगा, आपके सैटेलाइट्स को क्या होगा, आपके ऑर्बिट में छोड़ेगा, जिसमें कि बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे बताया गया है। ये कॉमर्शियल मिशन होगा जिसमें प्लाईवुड होगा, जिसमें कि 351.9 kg यानी कि 351.9 kg जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होंगे। DSSIR यानी कि शॉर्ट फॉर सिंथेटिक एपरेचर रेडार होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। ये सब क्या दिखा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे टेक्नोलॉजी यहाँ की, हमारे जो स्पेस सेक्टर है वो कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट दिख रहा है, स्पेस सेक्टर में इंक्रीज हो रहा है। लेकिन स्पेस सेक्टर में इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है फंड की, क्योंकि हम जितना चाइना और अमेरिका जो है फंड यूटिलाइज करते हैं स्पेस सेक्टर के लिए, हम उतना नहीं कर पाते। हम 1.1% भी कर ले बहुत होता है, 1.2% ही हम लोग क्या कर पाते हैं, इसमें कर पाते हैं। अगर हमारा डिफेंस सेक्टर देखा जाए तो 4% की जो है GDP का है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग को क्या करना चाहिए कि इसमें फंड एलोकेशन जो है बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमारी जो प्रॉब्लम है, जो स्पेस सेटअप में, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करें, हम भी एक लीडिंग पोजीशन पे जो है पहुंच सके। ठीक है, और इसके लिए इसरो लगातार जो है इस पे काम भी कर रही है, जैसा कि हम देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ो। अगला है आपका कोरल ब्लीचिंग। देखिए, चलिए अब बात करते हैं हम लोग कोरल ब्लीचिंग के बारे में। यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग की बात क्यों कही गई, क्योंकि देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वाटर है वो क्या हो रहा है, वार्म हो रहा है। और इस वाटर के वार्म होने से क्या होता है, आपकी जो कोरल है, कोरल्स वगैरह जो अर्थ मतलब समुद्र में जो सर्वाइव करते हैं, वो क्या हो रहे हैं, ब्लीच हो रहे हैं, यानी कि खराब हो रहे हैं। कोरल ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, जो उनका रंग होता है वो अगर धीरे धीरे निकलता जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी मिल जाएगा। कोरल आज जो है बहुत ही वल्नरेबल चीजें हैं। ठीक है, और ये जो है कहीं ना कहीं वार्म की वजह से, वाटर वार्म की वजह से ज्यादा ही और ज्यादा वल्नरेबल जो कंडीशन में है वो आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब कोरल क्या होता है, लॉस्ट करते हैं वाइब्रेंट कलर इन टर्न व्हाइट, दे हैव ब्लीच्ड, इसको क्या कहते हैं, ब्लीच्ड कहते हैं। ठीक है, ये चीज बताया जा रहा है। अब बात की जाए, देयर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे क्योंकि अब कोरल ब्लीच क्यों होती है, अगर हम देखें कोरल व्हाइट कलर में क्यों आती है, क्योंकि कोरल जो बनाता है वो आपके सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है, किसके साथ, जूज एंथले के साथ। ठीक है, जूज एंथले के साथ क्या बनाते हैं, आपके आपके सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है, जो कि क्या है, एक टाइप ऑफ एल्गे। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, एल्गे है। ठीक है, जूज एंथले क्या है, एक एल्गे है जो एक सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है, किसके साथ, आपके कोरल्स के साथ। ठीक है, और ये क्या करता है, अब सिम्बायोटिक रिलेशन बनाया तो ये क्या करेगा, जूज एंथले जो है अमीनो एसिड्स और शुगर को प्रोवाइड कराता है। जूज एंथले क्या प्रोवाइड करता है, अमीनो एसिड्स और शुगर को प्रोवाइड कराता है, और उसके बदले में वो क्या लेता है, मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ वो क्या करता है, अब जब वो प्रोवाइड करेगा तो उसका कलर क्या होता जाएगा, बस चेंज होता रहेगा, यानी कि उसका कलर जो होगा वो अलग कलर में जो है कोरल जो है एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसकी जो कलर, कोरल की जो कलर है वो आती रहेगी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर वार्म होगा तो ये एल्गे क्या होंगे, मरने लगेंगे, और मरने लगेंगे तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन नहीं बना पाएंगे, और जब सिम्बायोटिक रिलेशन नहीं बना पाएंगे तो इनका कलर क्या हो जाएगा, धीरे 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 घटता हुआ चलेगा, यानी कि ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये कब होगा, जब ये ज्यादातर हमें एसिडिक होते हुए नजर आएगा। ठीक है, और कोरल स्लिप्स जो है वो भी धीरे धीरे ब्लीच होते जाएंगे। ठीक है, अब
कोरल एल्गे को क्या कर सकते हैं हम दोबारा बैकअप कर सकते हैं अगर इस पानी को अगर हमने ठीक कर दिए। लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण से जो वाटर का टेम्परेचर है वो भी क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वाटर का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने के कारण से ये जो क्राइसिस है और ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण से इकोनॉमिकल इकोसिस्टम जो है बार बार चेंज हो रहा है और जिसके कारण से यहाँ पे कोरल का क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है। हम इसलिए कह सकते हैं कोरल को डेथ हो रहा है। तो यहाँ पे एक और चीज बताया गया है आपकी आइलैंड के बारे में। इस आइलैंड को आपको मैप पे देख के कमेंट सेक्शन में बताना है। जापान इरोमोट आइलैंड, कमेंट सेक्शन में तो नहीं बताना, आपको इसको आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे ये है। ठीक है, ये ब्लीच हुआ है कब, 2016 में, बट साइट रिकवरी, इसमें रिकवरी देखा गया 2020 में। जापान इरियोमोट आइलैंड। ठीक है, तो आपसे इरियोमोट आइलैंड के बारे में पूछा जा सकता है, इरियोमोट आइलैंड किस पे बेस है। ठीक है, बेस पे ध्यान रखना, किस पे है, आपके कोरल पे। ठीक है, और ये क्या हो गया, ब्लीच हुआ था। ठीक है, और वो क्या हो रहा है, रिकवरी अब हो रहा है धीरे धीरे, तो इसके लिए बताया जा रहा है। और ये कहाँ पे है, आपके जापान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल सेक्शन में। ठीक है, यहाँ से ये एडिटोरियल सेक्शन स्टार्ट होता है। तो एडिटोरियल सेक्शन को पहले बात करते हैं, क्या है फ्लड फ्यूल, क्या बताया जा रहा है। देखिए, दिल्ली में आप देख रहे हैं कि किस तरह से यमुना का जल स्तर जो है, पानी जो है बढ़ते जा रहा है। और उस पानी के बढ़ते जाने से क्या होता है, आपकी जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होके आज जो है सड़कों पे आ चुका है। ठीक है, अब जब सड़कों पे आ चुका है तो वो क्या हो रहा है, अभी दिल्ली के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। अब ये हो किस लिए रहा है, इस चीज के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर प्रॉब्लम की बात की जाए, ये कहाँ पे आया है, नॉर्थ इंडिया की तरफ। अब नॉर्थ इंडिया में ऐसा क्या चीज हो रहा है, सबसे पहले अगर हम लोग इसकी नॉर्थ इंडिया की बात करें कि वाई की बात करें कि क्यों ये हो रहा है, सबसे पहली चीज तो क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जो हम लोग क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं उसके वजह से क्या हो रहा है, इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो फेस करने की बात की जा रही है। दूसरी दूसरी आपकी अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, इस तरह की जो अर्बनाइजेशन तरीका हम लोग जिस हिसाब से बढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान और ज्यादा पहुंचा रहा है। तीसरी चीज की अगर मैं बात करूं, आपकी डिफोरेस्टेशन। अगर और बात करें, कॉन्क्रीटाइजेशन, कॉन्क्रीटाइजेशन मतलब आप जो सड़कों को पक्की सड़कें बना देते हो, जिससे कि अगर वाटर आता भी है तो क्या होता है, वो नीचे नहीं जा पाता है, पर्कुलेट नहीं कर पाता है, तो उसको पर्कुलेट करना कहीं ना कहीं जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज नहीं होना, तो कॉन्क्रीटाइजेशन की वजह से क्या होता है, हमारी जो वाटर लेवल है वो क्या होती है, जमीन में नहीं जा पाती है, या फिर जो आपकी ड्रेनेज सिस्टम होती है वो भी ठीक से काम नहीं करती है, जिसके कारण से ये जो है प्रॉब्लम आती है। और अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया में, ये तो हमने बात कर ली है दिल्ली के एरिया में। ठीक है, दूसरी अगर बात करें हिल एरिया में, हिल एरिया में क्या प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले तो यहाँ लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम होती है, लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम होती है। अब लैंडस्लाइड के वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोगों की जो होती है डेथ हो जाती है। जो रास्ते में जा रहे हैं एकदम से पत्थर आके गिरा तो क्या हो गया। तो और साथ ही साथ प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है, और प्रॉब्लम क्या होती है, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम की बात करें, इन चीजों से प्रॉब्लम क्या होती है, तो सबसे पहले तो लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, कहाँ पे आता है, हिली एरिया में। ठीक है, हिली एरिया में प्रॉब्लम जो है ये आती है। अगर हम इकोनॉमिक की बात करें, इकोनॉमिक क्या होता है, डाउन होता है। ठीक है, यहाँ पे लोगों की जो लाइवलीहुड है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पे आ जाता है। ठीक है, अगर आगे आगे बात करें, नुकसान किसका होता है, प्रॉपर्टीज का नुकसान होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एनिमल्स। एनिमल्स को आप देख रहे हो, जैसे कि दिल्ली में इस तरह से बाढ़ फैला हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स की जो है डेथ हो चुकी है, और साथ ही साथ और एनिमल्स को कहीं ना कहीं रेस्क्यू भी किया जा रहा है। और अगर लास्ट में इसकी बात की जाए, एक मैं लास्ट में अगर एक चीज देना चाहता हूँ, तो वो बात की जाएंगे कि इससे होने वाली बीमारियां, सबसे मेन प्रॉब्लम डिजीज, ये सब हमें क्या होता है, प्रॉब्लम जो है झेलने को मिलता है। तो ये प्रॉब्लम सारी चीजें कहाँ से हो रही है, ये सब चीजें हो रही है आपकी कोऑर्डिनेशन की वजह से। अगर आप एक प्रॉपर वे
नहीं अपनाओगे तो क्या होगा, ये सारी चीजें और ज्यादा बढ़ते हुए हमें नजर आएंगे। जैसे दिल्ली में कहा जा रहा है कि 40 साल का रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है। 40 साल पहले इंडिया जो दिल्ली जो है जिस तरह से सिचुएशन में गुजरा था, आज के टाइम पे वैसी सिचुएशन में हमारे पास इतने मॉडर्न टेक्नोलॉजी होते हुए, मॉडर्न इक्विपमेंट होते हुए भी हम उस तरह की चीजें देख रहे हैं कि आज जो है ड्रेनेज की फैसिलिटीज अच्छी नहीं है अभी भी। ठीक है, तो क्या इसी चीज को हमें क्या करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन तौर पे कोऑर्डिनेटिंग करनी चाहिए किसके साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो इंडिया की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके साथ कहीं ना कहीं एक अच्छी हमें तालमेल जो है बिठानी पड़ेगी। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को उसको जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो और अच्छी तरह से बेटर इक्विपमेंट जो है वो यूज कर सके। अगर हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली में कहीं ना कहीं हमारी बहुत ज्यादा बारिश हुई है। ठीक है, और एवरेज से ये ज्यादा ही हुई है। 209.7 सेंटीमीटर था, जबकि ये रिकॉर्ड किया गया 221.4, जो कि 9 जुलाई को रिकॉर्ड किया गया। सोचिए कितना ज्यादा है, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और हमारे जो धरोहर है, जैसे रेड फोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इन ये सब क्या हो चुके हैं, फ्लड में आज के टाइम पे बह चुके हैं, मतलब कहने का मतलब डूब चुके हैं। ठीक है, मतलब वहां तक पानी घुस चुका है। ठीक है, और अगर बात करिए पानी आ कहां से रहा है, पानी आपका आ रहा है अपस्ट्रीम से। अपस्ट्रीम से जब डाउन स्ट्रीम की तरफ आता है तो डाउन स्ट्रीम वालों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, अपस्ट्रीम वालों को इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। और प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन जो पानी है, पानी ठहरने का प्रॉब्लम जो है वो डाउन स्ट्रीम में नहीं होती है, अपस्ट्रीम में नहीं होती है, डाउन स्ट्रीम में ज्यादा ही प्रॉब्लम जो है देखने को मिलता है। ठीक है, नीचे की तरफ दिल्ली जो है, इवन अपस्ट्रीम थ्रू देयर इज ए केस ऑफ upstream of Delhi reverse mining has meant huge amount of silt from the। और एक चीज भी यहाँ पे सिल्ट की बात की जा रही है। सिल्ट क्या है, जो जैसे आपकी ये नदी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे एक क्या लगा है आपका, ब्रिज बना हुआ है, बांध बना हुआ है। तो यहाँ से जब नदियां आएगी तो अपने साथ क्या करती है, छोटे छोटे पत्थर, कंकड़, बालू, रेत, ये सब लेके आती है, जिसके कारण से इसका जो पानी का लेवल है वो क्या करती है, नीचे बिठा देती है। और नीचे बिठा देने से इसका जो पानी का लेवल है अब यहाँ पे ना जाके वो क्या जाती है, यहाँ से जाती है। अब जिसके कारण से जो ये पानी का लेवल है इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होने के कारण से ये क्या होता है, अलग अलग एरिया में क्या होता है, फैल जाता है। इसका मतलब आपको सिल्टेशन पे भी ध्यान रखना होगा, जो सफाई चीजें हैं उनको भी ध्यान रखना होगा, जो ब्लॉकेज है उनको भी क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना है। सिर्फ वाटर को आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली में अगर हम दो प्रॉब्लम देखें, सबसे पहली तो वाटर और दूसरी चीज पॉल्यूशन, दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, आपको टैकल करना पड़ेगा साथ ही साथ। अगर हम वाटर की अभी प्रॉब्लम को झेल ले तो इसका मतलब उसके आगे आने वाले प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, पॉल्यूशन का है, एक्चुअली पॉल्यूशन। ठीक है, आगे आने वाली क्या प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन को भी हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समथिंग स्पेशल, इंडिया रिलेशन विद फ्रांस, यूनिक एंड मल्टीलेटरल डायमेंशन। क्या बताया जा रहा है, देखिए हमने कहीं ना कहीं 25 ईयर जो है इंडिया फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको कहीं ना कहीं बनाए रखा है। और यहाँ पे नरेंद्र मोदी जो है वो 2 दिन की विजिट पे गए थे आपके फ्रांस पे। तो यहाँ पे इमैनुअल मैक्रोन से मिले थे, जो बैलिस्टिक जो इनकी मीटिंग थी, सॉरी बेस्टाइल डे की जो परेड थी उसको अटेंड करने गए थे चीफ गेस्ट के रूप में। तो इंडिया और फ्रांस आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप रखते हैं, क्योंकि अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया क्या करना चाहता है, अपने जो डिफेंस सेक्टर है उनको मजबूत करना चाहता है, और उसके लिए फ्रांस की हेल्प कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। हमने फ्रांस से रफाल खरीदा है। ठीक है, जो आगे हम देखे जा रहे हैं कि जो स्कॉर्पियन लेवल के जो सबमरीन है वो भी कहीं ना कहीं परचेस कर रहे हैं, और ये कंटिन्यूसली हम लोग और भी 3 मंगाने की बात की जा रही है, जो 2008 से लगातार चलती हुई आ रही है। 2008 से अगर लगातार जो है चलती हुई आ जा रही है। और साथ ही साथ जो सैफरन और जो हिंदुस्तान HL है, वो HAL, तो इन्होंने भी क्या किया है, एक MOU को साइन करवाया है। ठीक है, यहाँ पे कि दोनों ही ज्वाइंट एग्रीमेंट को साइन किए हैं, जिससे कि जो प्रोडक्शन है, जो कि मैंने अभी बताया पिछले स्लाइड में, कि बेंगलुरु में जो है सेटअप करने वाले इनके फार्म्स को, तो वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल करेगा इन दोनों की रिलेशन के वजह से। और अगर हम रिलेशन की बात करें, दोनों ही अपने आप में ऑटोनॉमी रिलेशनशिप रखते हैं। ऑटोनॉमी रिलेशनशिप किस तरह की, जैसे फ्रांस अगर बात की जाए तो इंडिया के इंटरनल मैटर पे कुछ बात नहीं करता, जैसे इंडिया पाकिस्तान हो गया, इंडिया चाइना की मैटर हो गया, या इंडिया नेपाल की मैटर हो गया, तो इसके बीच में बात नहीं करता। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया भी फ्रांस के जो इंटरनल मैटर है तो दोनों ही चीजों में कभी भी बातचीत नहीं करता, जो कि आप देख सकते हैं अभी, जैसे कि जो साउथ अफ्रीका में जो अल्जेरियन जो माइग्रेंट है उनको कहीं ना कहीं, जो इमिग्रेंट है उनके टीनेजर को जो है मारा था
किल किया था, तो उसके ऊपर कोई किसी तरह की जो वायलेंस हुई थी, इस तरह की टिप्पणी जो है इंडिया ने नहीं दी थी। तो दोनों ही देश एक दूसरे के जो इंटरनल अफेयर्स है उनके ऊपर कोई बातचीत नहीं करते, और दोनों ही देश की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं जो फ्रांस है वो एक लीडिंग रोल निभा रहा है, वेस्टर्न पुशबैक दे रहा है जो रशिया यूक्रेन के वॉर को, लेकिन दोनों ही कंट्री ने यहाँ पे इंडिया को स्टैंड रखने की बात अभी तक फ्रांस ने नहीं की। मतलब कहने का मतलब इंडिया जो है, और बाकी देशों ने क्या क्या है बोला है इंडिया को सपोर्ट करने को, कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनको, लेकिन फ्रांस ने ऐसा कुछ इस तरह की स्टेटमेंट जो है नहीं दिया है। और साथ ही साथ जो 1974 और 1998 की जो फ्रांस डिड नॉट ज्वाइन वेस्टर्न पुश, किसको, जो इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाए थे जो न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर, तो उनको उसके ऊपर भी इंडिया ने किसी तरह की जो है उस टाइम पे भी बातचीत नहीं की थी। 1997 पर 1974 और 1998 में जिस तरह की बातचीत हुई थी कि वेस्टर्न सैंक्शन लग रहे हैं, तो फ्रांस ने इस तरह की कुछ सैंक्शन ना लगाने की बात की थी। ठीक है, मतलब इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं किया था। तो ये क्या दिखाता है, और भी बहुत सारी चीजें ये हमें, साथ ही साथ यूरेनियम भी सप्लाई कर रहा है जिससे कि हम तारा पर जो रिएक्टर है उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ा सके। और अगर बात की जाए अभी की रिसेंटली में यूरोपियन यूनियन क्या है, जो वायलेंस चल रहा है किसके ऊपर, जो मणिपुर में वायलेंस चल रहा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं रिजोल्यूशन लाने की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है जो रिजोल्यूशन बात की जा रही है मणिपुर की, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि इसकी रिजोल्यूशन लाने की, जो रिजोल्यूशन लाया जा रहा है उस पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है इंडिया को, कि इंडिया जो है वायलेंस कर रहा है जो मुस्लिम के आपके जो रिलीजियस बेस पे, यानी कि रिलीजियस बेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट को, वायलेंस को बढ़ाने की यहाँ पे बातचीत जो है, जिस हिसाब से जो यूरोपियन यूनियन ने अपने रिजोल्यूशन में लाया है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि वो वायलेंस को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे, क्योंकि वहाँ प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, किसकी, जो ज्यादातर क्रिश्चियन लोग हैं उनकी प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, जिसके कारण से इंडिया ने कहा है यहाँ पे जो स्टैंड है हम इक्वलिटी रखेंगे, यहाँ पे किसी तरह की वायलेंस जो है वो सेकुलर वायलेंस नहीं है, इस तरह की बातचीत जो है बताया है। और उसी टाइम पे आपकी ये सोच लीजिए कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वहां जाके उनसे मिल रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इंडिया को इसके रिलेशन को, बायलैटरल रिलेशन को और ज्यादा आगे बढ़ाना पड़ेगा, और ज्यादा क्या इंक्रीज बढ़ना पड़ेगा, जिससे कि दोनों ही पार्टनर जो है वो फोकस रखे ज्यादा किस तरफ, आपके जो इंडो पैसिफिक रीजन है, क्योंकि यहाँ पे फोकस रखना ज्यादा जरूरी है। अगर इंडिया फ्रांस की बात की जाए तो दोनों का फोकस ज्यादातर रिलेशन, बायलैटरल रिलेशन और ट्रेड के ऊपर फोकस होना चाहिए। और ये इंक्रीज कब हो सकता है, जब आपका इंडो पैसिफिक रीजन जो है ज्यादा प्रॉपर क्या हो, आपका सुरक्षित हो। ठीक है, तो इन दोनों के रिलेशन से क्या कर सकते हैं, हम इसको और ज्यादा मजबूत जो है, स्ट्रेंथ जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है, ये आपका लास्ट आर्टिकल, ई रिक्शा टू टू व्हीलर द शिफ्ट ऑफ शेयर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखिए क्या हो रहा है आज के टाइम पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसकी संख्या क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर हम बात की जाए, क्या बताया जा रहा है इसमें, कि जो 2010 की अगर बात करें, 2008 की, यानी कि 10 साल पहले की अगर बातचीत करें, तो वहां पे सिर्फ 2400 जो इलेक्ट्रिक व्हीकल थे वही रजिस्टर्ड थे। लेकिन आज के टाइम पे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल इंक्रीज होकर कितना हो गया, 27.4 लाख तक पहुंच गए हैं। कब तक, 2023 तक। यानी कि 2023 तक इतना ज्यादा इंक्रीज होना, इसका मतलब एक हम लोग नई शिफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी की तरफ जो है, हम लोग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको क्लाइमेट चेंज करने में, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रोकने में एक अहम भूमिका जो है इंडिया जो है निभा रहा है। और ये शिफ्ट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है कहीं ना कहीं हेल्पफुल कर रहा है। अगर हम इंडिया की बात की जाए, इंडिया में सबसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की जाए तो सबसे ज्यादा व्हीकल क्या है, आपका ई रिक्शा है। क्योंकि आज अगर रास्ते में आप देखते रहते हो तो ई रिक्शा सबसे ज्यादा जो है आपका कंट्रीब्यूशन कर रहा है जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल में। अगर उसके बाद की अगर बात की जाए, उसके बाद अगर बात की जाए तो हम मोटरसाइकिल की बात करते हैं, जो अभी 2020 तक तो कोई इंक्रीमेंट नहीं देखा गया था, लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया, वो और ज्यादा इंक्रीज हो गया। जो कि पहले क्या दिखा रहा था, ई रिक्शा जो है 92% इंक्रीजमेंट कर रहे हैं और बाकी सारी जो है 8% तक आ गया। लेकिन अब के टाइम पे क्या हो रहा है, जो आपके ई रिक्शा भी इंक्रीज कर रहा है और साथ ही साथ जो मोटर व्हीकल्स है वो भी इंक्रीज कर रहा है, प्लस साथ ही साथ आपके जो जो थ्री व्हीलर्स है, सॉरी जो कार वगैरह है, उनमें भी क्या हो रहा है, इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ जो आपके जो थ्री व्हीलर्स वगैरह है उनमें कहीं ना कहीं ऐसा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीज की यहाँ बात कीजिए, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, किसका, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ई रिक्शा का, दूसरा है आपका मोटर व्हीकल का,
तीसरा है आपका कार्स। ठीक है, इनमें कहीं ना कहीं हमें बढ़ोतरी नजर आ रही है आज के टाइम पे अगर देखा जाए। ठीक है, तो ये क्या चीज दिखाता है, ये दिखाता है इंडिया कहीं ना कहीं एक क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, यानी कि अपने पॉल्यूशन को जो रोकने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ निभा रहा है। अब देखिए, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने की, तो इसमें प्रॉब्लम क्या फेस करने पड़ते हैं। प्रॉब्लम की पहले बात करते हैं, फिर सिग्निफिकेंस यानी कि जो इसकी अचीवमेंट है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले अगर प्रॉब्लम की बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको लिथियम से बनती है, और लिथियम जो है इंडिया में प्रोडक्शन नहीं होता है, तो आपको कहीं ना कहीं इसके प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, इसके प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या करना पड़ेगा, चार्जिंग सेंटर्स को लगाने पड़ेंगे, क्योंकि चार्जिंग सेंटर जब तक आप नहीं लगाओगे तब तक आपको क्या होगा, आप शिफ्ट करने में थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम होगी। लोगों के बीच में अवेयरनेस को किस तरह से, किस लेवल तक आप पहुंचा रहे, वो भी देखने वाली बात होगी। और किस चीज की बात की जा रही है यहाँ पे, आप अल्टरनेटिव कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, कॉस्ट, इनको भी मापा जा सकता है। अल्टरनेटिव का मतलब कि आप रिप्लेस करना, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल से डिस्काउंट देके आप क्या कर सकते हो, डीजल व्हीकल या फिर आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको एक्सचेंज करके आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल दे सकते हो। या फिर कॉस्ट को किस तरह से डिक्रीज कर सकते हो, या जो इंक्रीज हुआ वो किस तरह से प्रॉब्लम बना हुआ है आज के टाइम पे, ये सारी चीजें है। ठीक है, अगर हम इसके अचीवमेंट की बात करें, फायदा क्या क्या है, सबसे पहली चीज तो फायदा है आपका पॉल्यूशन कम होगा। ठीक है, पॉल्यूशन कम होगा तो हेल्थ इशू जो होंगे वो कहीं ना कहीं कम होंगे। जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो क्या होंगे, डिक्रीज होगा। ठीक है, साथ ही साथ लोग क्या होंगे ज्यादा जो है जो सेलिंग का प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इंडिया अगर अच्छी इनोवेटिव कर पाए तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट जो है वो भी हमारी बढ़ेगी। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे फायदा है। अगर हम बात किए जाए, ये जो व्हीकल्स है, जो अल्टरनेटिव की मैंने एक बात किया, अल्टरनेटिव में क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, आज के टाइम पे अगर देखा जाए, हमारी सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पेट्रोल जो है वो कारें चलती है, और वही व्हीकल जो मोटरसाइकिल है वो चलती है। ठीक है, लोगों को किस तरह से आप कन्वेंस करते हो कि वो शिफ्ट हो किस तरफ, आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ, ये आज के टाइम पे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ज्यादा पावर होती है, जिसके कारण से वो पहाड़ी एरिया में भी चढ़ जाती है, या डीजल जो इंजन होती है वो पहाड़ी एरिया में भी चल जाती है। ठीक है, जो आगे जो रोड ठीक ना हो वहां पे भी चल पाती है। तो आपको इसके लिए सबसे पहले रोड पे भी काम करना पड़ेगा, आपको रोड भी ठीक ठाक बनाना पड़ेगा। अगर आपने रोड की कंडीशन ठीक नहीं बनाई, एक्चुअली जब तक रोड की कंडीशन आप ठीक नहीं बनाओगे तो ई रिक्शा, अब आप देखो ई रिक्शा जो है कभी भी ऊपर के एरिया में नहीं चलता है, ऊपर के एरिया इन द सेंस जो आपके पहाड़ी एरिया है वहां नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे डीजल इंजन ही चल पाएंगे, वहां पे ये सब कार चल ही नहीं पाएगी, क्योंकि उनकी इतनी पावर ही नहीं होती है। तो आपको कहीं ना कहीं रिसर्च और डेवलपमेंट में काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसे डाटा दे रखे हैं, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का शेयर जो है ऑल व्हीकल रजिस्ट्रेशन की बात की जाए, असम जो है सबसे पहले नंबर पे जो कि 2.2% का रखा है, और उसके बाद अगर त्रिपुरा की बात की जाए 2%, उसके बाद बिहार वगैरह ये सब आते हैं जो 1% रखते हैं, और सबसे कम की अगर हम बात करें यहाँ पे कौन है, आपका हिमाचल प्रदेश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पहाड़ी एरिया है, यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। अगर हम चार्ट 3 की बात करें, यहाँ फाइनेंशियल ईयर 16 की बात की जाए, जो आपके टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल थे उसमें 92% जो था आपके ई रिक्शा ही था। ठीक है, तो रीजनल वेरिएशन भी दिखता है हमें यहाँ पे, दो तरह के वेरिएशन दिखते हैं, एक हॉरिजेंटल वेरिएशन भी दिखता है और एक आपके वर्टिकल वेरिएशन भी दिखता है। वर्टिकल इन द सेंस आप धीरे धीरे ऊपर आप किस तरह से लेके जा रहे हो, कि कौन सी चीजें जो है ज्यादा खरीद रहे हैं, ई रिक्शा लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, कार जो है वो कम मात्रा में खरीद रहे हैं। और रीजनल वेरिएशन, हॉरिजेंटल वेरिएशन का मतलब है कि स्टेट्स वाइज भी वेरिएशन है, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी एरिया है वहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है यूज कम है, और जो प्लेन एरिया वहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो ज्यादा यूज है। ठीक है, हॉरिजेंटल और आपके वर्टिकल वेरिएशन जो है हमें दोनों तरफ ही दिखते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम एक बना हुआ है। अगर हम बात करें
टू व्हीलर का जो शेयर है वो कहीं ना कहीं अभी बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करें तो यहाँ पे शेयर जो है बढ़ा है, और कितना बढ़ा है, 60% तक बढ़ा है। और जबकि ई रिक्शा का जो है 32% पे पहुंच चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि बढ़ नहीं रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ी लिमिटेड अमाउंट में। अगर वही बात करें फोर व्हीलर की, सिर्फ 5%, और थ्री व्हीलर की अगर बात करें तो वो और ज्यादा गिरा हुआ है, यानी कि 5% से भी नीचे जो है थ्री व्हीलर जो है वो पहुंच चुका है। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का न्यूज एनालिसिस। आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।